KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 2 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसके परिचय में कि भारतीय मृदाओं और चट्टानों में धरातलीय रचना के अनुरूप भिन्नता पाई जाती है। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल इन सभी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हैं। भूगर्भ का इतिहास साक्षी है कि इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। इस विशाल आकार वाली प्लेट का ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक भाग थी। करोड़ों वर्षों तक आघात सहते हुए यह प्लेट अनेक हिस्सों में टूट गई, जिससे ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसक गई, जो अब भी खिसक रही है। इस प्रकार से इस परिघटना के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण की संरचना में बड़ा सहयोग मिला है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना में क्रियाशील प्राकृतिक प्रक्रमों का विशेष प्रभाव पड़ा है। अंतर्जनिक तथा बहिर्जनिक बलों ने प्लेट को क्षैतिज संचरण देकर भौतिक स्वरूप की संरचना की है। शैल समूह और भूवैज्ञानिक संरचना के अनुरूप भारत को निम्न 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय खंड। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के दक्षिण का भाग प्रायद्वीपीय खंड कहलाता है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो गुजरात में कच्छ से प्रारंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली से होकर यमुना और गंगा नदियों के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों से होती हुई गंगा नदी के डेल्टा तक पहुँचती हैं। और आगे देखते हैं कि प्रायद्वीपीय खंड के उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलाक का पठार एवं मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी का अंग है। पश्चिमी बंगाल में मालदा भ्रंश, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय एवं कार्बी एंगलाक पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग कर देता है, और इस प्रकार से राजस्थान में यह खंड मरुस्थलीय आकृतियों का रूप ग्रहण कर लेता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भूखंड की संरचना कैम्ब्रियन कल्प में नाइस और ग्रेनाइट शैलों से बनी है, जो एक कठोर भूखंड है। इसका पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने के कारण अधिकांश विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होकर आधार रूप में स्थित है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अंग होने के कारण इसे ऊर्ध्वाधर हलचलों और भ्रंशों ने अपर्दित कर दिया है, और इस प्रकार से नर्मदा, तापी और महानदी की भ्रंश घाटियाँ और सतपुड़ा का ब्लॉक पर्वत इसी कारण बने हैं। इस क्षेत्र की नदी घाटियाँ उथली और कम ढाल वाली हैं। हिमालय पर्वत की नदियाँ उच्च हिमाच्छादित पर्वत शिखरों से निकलने के कारण साल भर सदा नीरा बनी रहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय खंड की नदियाँ कम ऊंचे पहाड़ों से निकलने के कारण गर्मियों में सूख जाती है। इस क्षेत्र की जो नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, डेल्टा बनाती हैं, और इस प्रकार से महानदी, कृष्णा और गोदावरी ऐसी ही नदियाँ हैं
जबकि पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरने वाली नदियों के मुहाने पर ज्वार भाटा आने के कारण डेल्टा नहीं बन पाते हैं और इस प्रकार से इन्हें ज्वार नदमुख कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, ये भारत का मानचित्र है और इसमें मुख्य रूप से ये फिजिकल मैप है, भौतिक मानचित्र बनाया गया है जिसमें हिमालय पर्वत है, भारत की सारी नदियां हैं और दक्षिण के पठार और तटीय इलाका या कह लीजिए तटीय क्षेत्र के बारे में दिखाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं भूवैज्ञानिक संरचना के फलस्वरूप प्रायद्वीपीय खंड की अपेक्षा नवीन, दुर्बल और लचीली हैं। इन्हें आज भी बहिर्जनिक और अंतर्जात बलों की अंतर्क्रियाएं प्रभावित कर रही हैं। से यही कारण है कि इनमें अब भी बलन भ्रंशन और निक्षेपों का निर्माण चल रहा है। इस प्रकार से विवर्तनिक हलचलों और तीव्र गति से प्रभावित सदा नीरा नदियों ने इन नवीन मोड़दार पर्वतों को तोड़ फोड़ डाला है। पर्वतीय क्षेत्र झरनों, वी आकार की घाटी और कंदराओं से भरे पड़े हैं। आगे चलते हैं। आगे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। आइए देखते हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान अपनी विशिष्ट भूवैज्ञानिक संरचना के कारण भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड माना जाता है और वास्तव में इसे एक भू अवनति गर्त कहना समीचीन होगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण के समय ही और इस प्रकार से इस गहरी भू अवनति को हिमालय से निकलकर आने वाली नदियां अपने साथ लाए गए अवसादों को निक्षेपित कर रही थी। यही कारण है कि मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 मीटर से 2000 मीटर तक पाई जाती है। उपर्युक्त विवेचना से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना विविधता लिए हुए है, क्योंकि सभी क्षेत्रों की धरातलीय संरचना और भू आकृतियाँ भी विविधता लिए हुए हैं और इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कारण विविध उच्चावच वाला खंड बन गया है। और आगे हम लोग देखेंगे भू आकृति। आइए देखते हैं। भारत उपमहाद्वीप को भू आकृति, संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्थाओं ने नवीनतम परिणाम दिए हैं। इसके धरातल में उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक धरातलीय विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। भारत के उत्तरी भाग में ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ हैं, क्योंकि हिमालय पर्वतमाला विशाल पर्वत शिखरों, दर्रों और मनमोहक घाटियों वाला क्षेत्र है। दक्कन का पठारी खंड एक स्थिर और कटा फटा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अपरदित चट्टानें और ढालदार कगारों का बाहुल्य है और इस प्रकार से इन दोनों प्राचीन भूखंडों के मध्य उत्तर का विशाल समतल मैदानी भाग स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे कि सामान्य रूप से भारत को उच्चावच की दृष्टि से निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें पहला है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वतमाला और नेक्स्ट है उत्तरी भारत का विशाल मैदान और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। और इस प्रकार से आगे उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वतमाला। आइए देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के धुर उत्तर में विश्व का सर्वोच्च पर्वत हिमालय पश्चिम से उत्तर पूर्व तक एक चाप के रूप में विस्तृत है।
हिमालय में 3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा निम्न हिमालय या कह लीजिए शिवालिक के रूप में फैला हुआ है। सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम के साथ साथ उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ गई हैं और इस प्रकार से मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर की पर्वत श्रेणियां उत्तर दक्षिण में विस्तृत हैं। बृहद हिमालय की केंद्रीय श्रृंखला का विस्तार लगभग 2500 किलोमीटर है। यह उत्तर दक्षिण में 160 से 400 किलोमीटर तक चौड़ी है। प्रकृति ने हिमालय पर्वतमाला को भारत के लिए एक सुदृढ़ दीवार के रूप में रखवाला बनाया है। यह दक्षिण पूर्व एशिया और भारत की मुख्य भूमि के मध्य अवरोधक बनकर उभरा और इस प्रकार से भारतीय जलवायु, अपवाह, आर्थिक क्रियाकलाप तथा सांस्कृतिक धरोहर सभी हिमालय पर्वत की देन है। यह अद्वितीय भू पर्यावरण विभाजक बनकर भारत उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया के मध्य स्थित है। पर्वत श्रेणियों, उच्चावच और भू आकृतियों को आधार मानकर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, दूसरा है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, तीसरा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, चौथा है अरुणाचल हिमालय और पांचवा है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। आइए चलते हैं। पहला है, आइए देखते हैं, कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। कश्मीर हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल आदि प्रसिद्ध पर्वत शिखर स्थित हैं। लद्दाख, जो कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग है, एक शीत मरुस्थल है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल की श्रेणी के बीच विश्व प्रसिद्ध धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। प्रसिद्ध सियाचिन और वल्टोरो हिमानियाँ भी इसी क्षेत्र में हैं। कश्मीर हिमालय का करेवा क्षेत्र में केसर की खेती की जाती है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, बनियाल, कोटुला तथा खरदुगला आदि प्रसिद्ध दर्रे हैं तथा डल और बुलर जैसी मीठे पानी की रमणीक झीलें स्थित हैं। और इस प्रकार से आगे देखेंगे कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम और चिनाब इसी क्षेत्र को अपने शीतल जल से आप्लावित करती हैं। कश्मीर घाटी उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र अपनी अलौकिक प्राकृतिक सुषमा और सुंदर दृश्य स्थलों के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरार ए शरीफ जैसे पवित्र स्थल प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है और इस प्रकार से झेलम नदी यहाँ विसर्प बनाकर बहती है। इस प्रदेश के दक्षिणी भाग में दून घाटियाँ पाई जाती हैं। इन्हें जम्मू दून और पठानकोट दून कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। आइए देखते हैं। हिमालय श्रृंखला जो अंश पश्चिम में रावी नदी तथा पूर्व में काली नदी के मध्य स्थित है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय कहलाता है। इस क्षेत्र में सिंधु तंत्र और गंगा तंत्र की नदियों का प्रवाह है। हिमाचल हिमालय के सुदूर उत्तरी भाग में
लद्दाख का शीत मरुस्थल पसरा हुआ है। लाहौल एवं स्पीति जिले इसी क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र में बृहत हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय की श्रेणियां विस्तृत हैं। यह आकर्षक जलवायु और प्राकृतिक दृश्यावली के अद्वितीय सौंदर्य के कारण यहाँ के धर्मशाला, मसूरी, कासौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत पर्वतीय नगर ग्रीष्म ऋतु में पर्यटकों से भरे रहते हैं। ये मानचित्र है पश्चिमी हिमालय का, और पश्चिमी हिमालय में आप देख सकते हैं कि काराकोरम है, K2 सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, सिपकीला दर्रा है, ठीक, फिर पंजाल श्रेणी है, ठीक, और इसमें पीक में या कह लीजिए हाई चोटी में K2 है और नंगा पर्वत है, ठीक। इधर आप देख सकते हैं पामीर की ग्रंथि है, जिसके पश्चिम में हिंदकुश पर्वत है और पूर्व में कुनलुन श्रेणी है, और सिंधु नदी की ये सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे कि इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून हैं। इनमें चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून हरिके दून तथा कोटा दून उल्लेखनीय हैं। इनमें देहरादून की घाटी सबसे बड़ी है, जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में चलवासी भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं, और इस प्रकार से प्रसिद्ध फूलों की घाटी, जो प्रकृति का अजूबा है, इसी क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ के रूप में 4 धाम तथा सिखों का पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब भी इसी क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग आदि नदियों के संगम स्थल भी विद्यमान हैं। ये चित्र है हिमालय पर्वत समूह, या कह लीजिए दक्षिण से उत्तर तक का पार्श्व चित्र है। बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, ठीक। और सबसे उत्तर में है कोनलुन की ढाल है, ठीक, सबसे उत्तर में। फिर उसके बाद है तिब्बत का पठार, फिर उसके बाद ये इधर कुनलुन की ढाल इधर उत्तर है, और इधर सिंध गंगा का मैदान ये दक्षिण है। तो हम लोग उत्तर से दक्षिण देखेंगे, कुनलुन की ढाल, फिर उसके दक्षिण में तिब्बत का पठार, फिर उसके दक्षिण में कैलाश श्रेणी, फिर उसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, फिर उसके बाद शुरू होता है बृहत हिमालय, फिर उसके बाद है उसके दक्षिण में मध्य हिमालय, फिर उसके दक्षिण में शिवालिक या बाह्य हिमालय है, फिर उसके दक्षिण में सिंध गंगा का मैदान है। इस प्रकार से इसको बना करके अच्छे तरीके से समझाया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। हिमालय श्रृंखला के पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। यह एक लघु परंतु महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ तेज प्रवाह के साथ तीस्ता नदी बहती है। इस क्षेत्र में कंचनजुंगा शिखर तथा गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में लेप्चा, नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ के मंद जीवाश्म युक्त मृदाएँ पर्याप्त वर्षण, मंद और शीत जलवायु के कारण यहाँ के पर्वतीय ढाल चाय बागानों से ढके हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीक दृश्यों और चाय बागानों की सुंदरता के कारण पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं। ये नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। अरुणाचल हिमालय। आइए देखते हैं। भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला हुआ है। यह संपूर्ण पर्वत श्रेणी दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, जिनकी मुख्य चोटियाँ कांगतू,
और नमचा बरवा है। इन पर्वत श्रेणियों को तेज गति से बहने वाली नदियों ने गहरी गार्ज बना दी है। कामेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। ये सदावाहिनी नदियाँ अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती हैं और इस प्रकार से अरुणाचल हिमालय मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी और नागा आदि जनजातियों का निवास क्षेत्र है। और जनजातियाँ झूम या स्थानांतरी खेती करती हैं। जैव विविधता इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता है, जिनका संरक्षण करना यहाँ के समुदाय अपना कर्तव्य मानते हैं। और इस प्रकार से धरातल के ऊबड़ खाबड़ तथा गहरी घाटियों के कारण यहाँ यातायात के साधनों का विकास बहुत कम हो पाया है। और इस प्रकार अरुणाचल असम सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र यहाँ आवागमन और व्यापार का माध्यम बन गया है। पूर्वी हिमालय का मानचित्र है जो हम लोग देख रहे हैं। और पूर्वी हिमालय में हम देखेंगे कि यहाँ पे नेपाल का जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। और नेपाल का ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट पर्वत, या कह लीजिए माउंट एवरेस्ट है। ठीक। और उसके बाद ये सिक्किम में है कंचनजंगा, जो कि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक। उसके बाद ये भूटान है। ठीक। और उसके बाद ये है बोमला, ये नदियां हैं, दिहांग नदी, लोहित नदी। ठीक। ये डफला श्रेणी है, बोमडिला दर्रा है, ये जेलेपला दर्रा है, तिस्ता नदी है, कोसी नदी है, गंडक नदी, गंगा नदी आ रही है। गंगा नदी की सहायक नदियां हैं गंडक नदी, कोसी नदी। ठीक। और इसके बाद यहाँ मेघालय में 3 श्रेणियाँ हैं, गारो श्रेणी, खासी श्रेणी और जयंती श्रेणी। तीनों श्रेणियाँ इस प्रकार तीनों ओर से घिरी हुई हैं कि मानसून जब इसमें प्रवेश करता है तो घूम घूम करके इसमें जम के वर्षा होता है। दुनिया की सबसे अधिक वर्षा यहीं होती है, मासेराम में। आगे चलते हैं और उसके उत्तर पूर्व में हम देखेंगे 3 श्रेणियाँ हैं जो उत्तर से दक्षिण में इस प्रकार हैं। सबसे उत्तर में पटकोई बूम है, उसके दक्षिण में नागा श्रेणी है, उसके दक्षिण में मिजो श्रेणी है। ठीक। और आगे चलते हैं हम लोग कि पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत क्षेत्र में पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। उत्तर में ये पटकोई बुम नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो तथा लुसाई पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन निम्न पहाड़ियों वाले क्षेत्र के निवासी झूम कृषि करते हैं। इन पहाड़ियों के बीच छोटे बड़े नदी नाले बहते हैं। बराक इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। मणिपुर घाटी के नीचे लोकताक नाम की प्रसिद्ध झील है। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, जो मुलायम और असंगठित शैलों से बना है। बराक और उसकी सहायक नदियां भी इस क्षेत्र में बहती हैं। बराक मेघना नदी की प्रसिद्ध सहायक नदी है। इसके पूर्व में चिंदविन नदी बहती है, जो म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की सहायक नदी है। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। आइए देखते हैं। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य जो विस्तृत समतल और उपजाऊ मैदान फैला है, उसे उत्तरी भारत का मैदान नाम दिया जाता है। इस मैदानी भूभाग का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों ने जलोढ़ मृदा के निक्षेप से किया है। इसलिए इस प्रदेश में जलोढ़ निक्षेप की गहराई 1000 से 2000 मीटर तक पाई जाती है।
इस मैदान की औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक तथा पूर्वी पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण इस मैदान के भाबर, तराई और जलोढ़ के रूप में 3 भाग हैं और भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पतली पट्टी है जो शिवालिक पात प्रदेश में समानांतर विस्तृत है। इस क्षेत्र में हिमालय प्रदेश से बहकर आने वाली नदियाँ जलभार के साथ बड़े शैलखंड तथा गोलाश्म जमा कर देती हैं, जिससे नदियों का जल इनके नीचे लुप्त हो जाता है। भामर प्रदेश के दक्षिण में तराई प्रदेश 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है और इस प्रकार से भाबर प्रदेश की नदियाँ तराई प्रदेश में प्रकट होकर यहाँ दलदल तथा घने वन उगने का कारण बनती हैं और इस प्रकार से इस क्षेत्र में नदियों ने बने अनूप तराई कहलाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवों का जमघट तराई प्रदेश की विशिष्टता है। आगे चलते हैं। तराई क्षेत्र के दक्षिण में जलोढ़ मृदा का जो मैदान है उसे बांगर और खादर कहते हैं। प्राचीन काप के जमाव का क्षेत्र बांगर तथा प्रतिवर्ष नई काप के जमाव का क्षेत्र खादर कहलाता है। और आगे चलते हैं। उत्तर भारत के मैदान में बालूरोज का विसर्प, गोखुर झीलें तथा गुंभित नदियाँ पाई जाती हैं। मैदानी क्षेत्र में प्रतिवर्ष नदियाँ अपनी बाढ़ों से रास्ता बदलकर भयंकर विनाश कर डालती हैं और इस प्रकार से उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली नदियाँ सागर में गिरने से पहले मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं और इस प्रकार गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित सुंदर वन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और सामान्य रूप से यह एक सरपट मैदानी क्षेत्र है जो समुद्र तल से 50 से 100 मीटर ऊंचा है। आगे चलते हैं। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष वर्षा वन के रूप में उगता है तथा बंगाल टाइगर पाया जाता है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी के तंत्रों के मध्य एक जल विभाजक का कार्य करता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है जो बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले 90 डिग्री पर मुड़कर गंगा में मिल जाती है और इस प्रकार से उत्तर का मैदान कृषि, परिवहन, उद्योग और जनसंख्या बसाव के कारण भारत का हृदय कहलाता है। इस क्षेत्र में गेहूं, गन्ना, चावल, जूट खूब उगाई जाती है और इस प्रकार से भारत की लगभग 40% जनसंख्या इसी मैदान में निवास करती है। उत्तर के मैदान ने भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। आगे हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। आइए देखते हैं। उत्तर के मैदान के दक्षिण में विस्तृत त्रिभुजाकार स्थलखंड प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। यह मैदानी भूभाग से 150 मीटर ऊंचा और कटा फटा भूभाग है। यह समुद्र तल से 600 से 900 मीटर तक ऊंचा है। इसके उत्तर पश्चिम में दिल्ली, अरावली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ी और दक्षिण में इलायची या कार्डामम की पहाड़ियाँ स्थित हैं और इस प्रकार से उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलांग का पठार इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार में हजारीबाग पठार, पालायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार का समूह सम्मिलित है। इस प्राचीनतम स्थिर भूखंड की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती चली गई है। इस क्षेत्र में टार, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंध, नग्न चट्टानें, टेकरी पहाड़ियाँ और डाइक आदि स्थलाकृतियाँ दृश्य हैं और इस प्रकार से इस पठार का पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग काली मिट्टी से बना उपजाऊ क्षेत्र है। आगे हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार भू उत्थान, धसाव, भ्रंश, वलन आदि परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। इसलिए यह क्षेत्र बार बार भूकंपीय आपदा झेलने के लिए विवश होता है।
यह पठारी भूखंड धरातलीय विविधताओं का एक नमूना है। इस पठार के उत्तर पश्चिम भाग में चंबल, भिंड और मोरन के खड्ड पाए जाते हैं और इस प्रकार उच्चावच लक्षणों के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है दक्कन का पठार, दूसरा है मध्य उच्च भूभाग, तीसरा है उत्तरी पूर्वी पठार। आइए पहला है दक्कन का पठार। आइए देखते हैं। दक्कन का पठारी भूभाग पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, मैकाल, महादेव की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई आदि नाम दिए गए हैं और इस प्रकार से यह औसत रूप से समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचा है। यह ऊंचाई उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में अधिक है और इस प्रकार से पश्चिम घाट में स्थित इसका पर्वत शिखर अनाईमुडी जो 2695 मीटर ऊंचाई वाला है और सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नीलगिरी की डोडा बेटा चोटी ऊंचाई में दूसरे स्थान पर है और इस प्रकार से प्रायद्वीप की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इस प्रकार महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां इनमें प्रमुख हैं। तापी और नर्मदा पूर्व से निकलकर पश्चिम के अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती नदियां ज्वार नदमुख वाली हैं। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है मध्य उच्च भूमि। पश्चिम में अरावली पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत इसकी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। सतपुड़ा पर्वत जो पठार की उच्च श्रेणियों से बना है 600 से 900 मीटर ऊंचा है। यह मूल रूप से एक ब्लॉक पर्वत है। यह अपर्दित और कटा फटा खंड है। जैसलमेर के निकट बालों के चापाकार टीले पाए जाते हैं। कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजरने के कारण इस क्षेत्र में संगमरमर और स्लेट तथा नाइस की शैलें पाई जाती हैं। समुद्र तल से यह भूभाग 700 से 1000 मीटर तक ऊंचा है। उत्तर पूर्व की ओर यह कम ऊंचा रह गया है। यमुना नदी की सहायक नदियां बनास और चंबल इसी क्षेत्र की कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। राजमहल की पहाड़ियां इसके हृदय प्रदेश में स्थित हैं, जबकि इसी भूभाग में स्थित छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है उत्तरी पूर्वी पठार। उत्तर पूर्व पठार को प्रायद्वीपीय पठार का विस्तृत भूभाग कहना उचित होगा। इसे भ्रंश घाटी प्रायद्वीपीय पठार से पृथक करती है, जिसे नदियों ने जलोढ़ मिट्टी से पूरी तरह पाट दिया है। यह क्षेत्र मेघालय और एंगलाक पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अलग कर देता है और इस प्रकार से इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर मेघालय के पठार को गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जैंतिया पहाड़ी के रूप में बांटा गया है। मेघालय का पठार कोयला, लोहा, चूना पत्थर, सिलिमेनाइट और यूरेनियम आदि खनिज पदार्थों में अत्यंत धनी है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा ने इसके धरातल को अपरदित कर डाला है और चेरापूंजी को नग्न चट्टानों के क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया है और इस प्रकार से यह संपूर्ण क्षेत्र वनस्पति विहीन और वीरान है। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय मरुस्थल। आइए देखते हैं। अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में जो बालू का क्षेत्र है उसे भारतीय मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। यह एक बलुई और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है जिसमें रेत के टीलों का बाहुल्य है
और इस प्रकार से इस क्षेत्र में मात्र 15 सेंटीमीटर वर्षा होने के कारण यहाँ वनस्पति का अभाव पाया जाता है। स्थलाकृत संरचना के कारण यह क्षेत्र मरुस्थलीय कहलाता है। जैसलमेर के निकट पाए गए समुद्री निक्षेपों से पता चलता है कि प्राचीन काल में यह महासागर का अंश रहा होगा। आर्द्रता के अभाव के कारण इस क्षेत्र की चट्टानें भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया के फलस्वरूप स्थानांतरित रेत के टीलों और छत्रक शिलाओं में परिवर्तित हो गई हैं और इस प्रकार से मरुस्थलीय भूभाग की अधिकांश नदियां अल्पकालिक हैं। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है। कम वर्षा उष्णता के कारण भारतीय मरुस्थल जला अभाव में धधकता रहता है। इस क्षेत्र की नदियां अंतः अपवाह के कारण मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती हैं। इस क्षेत्र में खारे जल की झीलें पाई जाती हैं जिनके लवणीय जल से नमक बनाया जाता है। आगे चलते हैं। तटीय मैदान, आइए देखते हैं। तटीय मैदान भारत की विस्तृत तटरेखा ने भारत के तटीय मैदानों को नवीन भू आकृति प्रदान की है, जिसके आधार पर इन्हें पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान के रूप में दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, आइए देखते हैं। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में विस्तृत है। यह प्राचीन काल में जलमग्न तटीय भूखंड रहा है। इसका स्पष्ट प्रमाण द्वारिका नगरी है, जो पश्चिमी तट की मुख्य भूमि पर बसा था। अब जल समाधि लेकर समुद्र के जल में डूबी हुई है। पश्चिमी तटीय मैदान मात्र एक संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत है। इसकी भूवैज्ञानिक संरचना ने तटीय क्षेत्र में बंदरगाहों के विकास में अद्वितीय भूमिका निभाई है और इस प्रकार से यहाँ स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों ने कांडला, मझगांव, JNL नावहा, सेवा, मरमागाओ, मंगलौर और कोची आदि प्रमुख हैं और इस प्रकार से गुजरात से लेकर कच्छ और काठियावाड़ तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट, दक्षिणी भाग मालाबार तट कहा जाता है और इस प्रकार से पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर दक्षिण सकरा और मध्य में चौड़ा है। इस तटीय मैदान में बहने वाली तापी और नर्मदा नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, जबकि इसमें स्थित झीलें कयाल मछली पकड़ने तथा नौकायन के लिए उपयोगी है और इस प्रकार से पुन्ना मदा कयाल में प्रतिवर्ष वलाम काली नौका दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान, आइए देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य उत्तर से दक्षिण तक फैला है। यह पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। यह एक उभरी हुई भूमि का क्षेत्र है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों ने पूर्वी तट पर विशाल और उपजाऊ डेल्टाओं का निर्माण किया है और इस प्रकार से महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा तथा कावेरी डेल्टा इसी तटीय मैदान में स्थित हैं और इस प्रकार से उभार के कारण इस तट पर प्राकृतिक पत्तनों का अभाव है। इस तट पर पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरन कृत्रिम बंदरगाह के रूप में विकसित किए गए हैं और इस प्रकार से यह मैदान 160 से 480 किलोमीटर चौड़ा है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहा जाता है। चिल्का, पुलिकट तथा पारादीप लैगून की झीलें इस मैदानी क्षेत्र में स्थित हैं। यह मैदान चावल, जूट, गन्ना, तिलहन, नारियल, केला उगाने और मछली पकड़ने के लिए विख्यात है। आगे हम लोग देखेंगे द्वीप समूह, आइए देखते हैं। द्वीप समूह भारत में दो द्वीप समूह हैं, जिनमें से एक बंगाल की खाड़ी में तथा दूसरा अरब सागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है,
जिसमें 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। इस द्वीप समूह को उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार द्वीप के रूप में 2 भागों में बांटा जा सकता है और इस प्रकार से यह द्वीप समूह जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है, जबकि इसके कुछ द्वीप ज्वालामुखी से निकले पदार्थों से बने हैं। और इस प्रकार वैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निकोबार द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और शैल खंडों से बना है। पश्चिमी तट पर कुछ सुंदर प्रवाल निक्षेप भी पाए जाते हैं। इस तट पर स्थित सुंदर पुलीन पर्यटन का केंद्र बने हुए हैं। इन द्वीपों में संवहनीय वर्षा होने के कारण यहाँ सदाहरित वर्षा वनों की भरमार है और इस प्रकार से पोर्ट ब्लेयर इस द्वीप समूह का मुख्यालय है। और आगे चलते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह कहलाते हैं। ये द्वीप केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये द्वीप समूह 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्वी देशांतरों तक फैले हैं और इस प्रकार इसमें द्वीपों की संख्या 36 है। इनमें से मात्र 11 में ही जनसंख्या का आवास है। मिनिकॉय इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरे द्वीप समूह को 11 डिग्री चैनल 2 भागों में बांट देता है। उत्तर में जो अमीनी द्वीप तथा दक्षिण में कनानोरे द्वीप है, इन दोनों का निर्माण तूफानों ने किया था और इस प्रकार से इस द्वीप समूह में वृक्षों का अभाव है। यहाँ प्रवाल भित्तियाँ खूब पाई जाती हैं। कवरत्ती इस द्वीप समूह का मुख्यालय है। लोग कृषि तथा मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 2 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।